dear students, friends, and aspirants. Welcome everyone to the new session of Indian Polity. So, we have been discussing Indian polity so far, and we have already covered 6 parts of this particular lecture. Okay, in this lecture series, we'll be discussing the 7th part of Indian polity from Vision IAS PT 365, which is basically focused on prelims part of UPSC Civil Services Examination. These lectures are equally relevant for state Public Service Commission examinations as well, right? So, I hope that previous 6 lectures were easily understood by you and you all are liking my initiative, and to please support this initiative, like, share and subscribe my channel. So moving forward, so we shall be covering the 7th part of this particular lecture. आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक कुमार झा और स्वागत है आपका द मैक हब चैनल में। ओके मेरे दोस्तों, अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिए पिछले 8 मंथ्स के, मई से लेकर जनवरी तक। उसके बाद हमने पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड भी न्यूज डिस्कस कर ली हैं। आज हम तीसरे पर्टिकुलर करंट अफेयर्स सेक्शन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। ओके, तो देखिए दोस्तों, आपको इस डायग्राम में भी रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये सेंटर बीच में, ये लाल कलर का बीच में सेंटर है और इससे जुड़े हुए हैं कौन? अलग अलग स्टेट्स। सोचिए, यदि ये तार बीच में कमजोर पड़ जाए तो स्टेट और सेंटर का रिश्ता यदि बीच में कमजोर पड़ जाए तो स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएगी और इस तरीके से हमारी देश की एकता और अखंडता, यूनिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया विल बी अफेक्टेड। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेंटर स्टेट रिलेशन से पहला कॉमन न्यूज। दोस्तों, ये जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है ये अक्सर न्यूज में रहता है, राइट? और ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक प्रेवलेंट रहता है न्यूज में, लेकिन सबसे ज्यादा जो न्यूज में रहता है वो आपने सुना होगा कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है, राइट? और नीचे ही कृष्णा नदी भी बहती है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि साउथ की एकमात्र ऐसी नदी जो पेरेनियल है, मतलब सालों साल बहती है, मतलब पूरे साल बहती है, वो कौन सी नदी है मेरे दोस्त? कावेरी नदी है। कौन सी नदी है? कावेरी नदी है। याद रखना इस बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे गंगा ऑफ द साउथ भी बोलते हैं, इसे दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। दक्षिण की गंगा, गंगा ऑफ द साउथ, गंगा ऑफ द साउथ, ऑफ द साउथ भी बोलते हैं। जबकि दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? दोस्तों दोनों में फर्क है। ये दक्षिण की गंगा है। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? दक्षिण गंगा, उसको गोदावरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गोदावरी को। तो गोदावरी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? दक्षिण गंगा। लेकिन दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? कावेरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कावेरी को। क्लियर? ओके। यदि आपको कोई पूछे कि पूरे इंडिया की सबसे मेजर नदी जो साउथ में बहती है, सबसे ज्यादा साउथ में, वो कौन सी है? कावेरी। ये मेजर रिवर्स में आती है क्योंकि इसका पानी सालों साल बहता है, ठीक है, और ज्यादा पानी कैरी करता है ये। ओके, चलिए न्यूज देख लेते हैं दोस्तों। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नोटिफाई किया है जुरिस्डिक्शन। किसने दी थी ये जुरिस्डिक्शन? गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एंड कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। इन दोनों ने एक फैसला सुनाया था। किसके तहत फैसला सुनाया? आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014। आपको पता है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना हट गया था, यह बात आपको पता होगी। कब हटा था? सन 2014 में। तो सन 2014 में जब तेलंगाना को अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से, तो दोस्तों एक बात बताइए, जब एक राज्य के 2 टुकड़े होंगे तो उनके बीच जो नदी बहती थी उसमें जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन था, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन चाहे पीने के लिए, चाहे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किसानों के इरिगेशन के लिए, ठीक है, तो उसमें आपको नहीं लगता कि विवाद होगा? जैसे प्रॉपर्टी बंटती है जब 2 भाइयों या रिश्तेदारों में, तो वहां पर विवाद होता है ना, उसी तरीके से यहां पर पानी के यूज को लेकर, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर विवाद हुआ था। और इस विवाद में अपना फैसला किसने सुनाया? गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने। क्लियर मेरे दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं न्यूज में और क्या है। तो अब देखते हैं कि आखिर कौन से संवैधानिक प्रोविजंस हैं जो जुड़े हुए हैं इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से, है ना? जो अंतरराज्यीय नदियां बहती हैं, आपको पता है नदी
कोई घेरा नहीं मानती, नदी का कोई एक पर्टिकुलर बॉर्डर नहीं होता मेरे दोस्तों, नदी बॉर्डरलेस होती है, वो अलग अलग राज्यों से होकर गुजरती है, इसीलिए डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में। क्लियर? तो इसी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड कुछ संवैधानिक प्रोविजंस हमें दिए गए हैं, ठीक है, कुछ प्रावधान है। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, प्रावधान मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो देखिए संविधान में कहां मेंशन्ड है इसके बारे में, 7th शेड्यूल में। दोस्तों हम अपने पिछले कुछ वीडियोस में ये बात ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि 7th शेड्यूल में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। कैसी पावर्स? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों में अलग अलग सब्जेक्ट्स में पावर का बंटवारा कर दिया गया है। तो 7th शेड्यूल जो है इसमें जो स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 17 है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सारी एंट्री याद नहीं रखनी होती है। जो करंट अफेयर्स में पिछले 1 से 1.5 साल में पॉलिटी के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उसमें जो जो इस लिस्ट में एंट्रीज होती है ना, बस उनको कम से कम याद रख लीजिए, राइट। तो देखिए स्टेट लिस्ट की जो एंट्री नंबर 17 है वो वाटर से डील करता है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया मेरे दोस्तों, वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? स्टेट सब्जेक्ट। कौन सी लिस्ट में आता है ये? स्टेट लिस्ट में। एंट्री नंबर कौन सी है? 17th है, इंपॉर्टेंट है। अब वाटर से रिलेटेड क्या क्या चीजें आती है स्टेट लिस्ट में? वाटर की सप्लाई कैसे होगी, इरिगेशन, कैनाल, कैनाल मतलब जो बड़े बड़े नाले जिसमें से पानी बहाया जाता है, फ्लो कराया जाता है। इंडिया का सबसे फेमस आर्टिफिशियल कैनाल कौन सा है? इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट ड्रेनेज, ड्रेनेज पानी कहां जाके फाइनली बहेगा, ठीक है। एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट छोटा डैम की तरह होता है ना, ऊंचाई पे उठाया गया होता है ताकि बाढ़ वगैरह में जब पानी ऊपर उठे तो बाढ़ का पानी अंदर ना आ जाए, इसलिए एम्बैंकमेंट बनाते हैं थोड़ी ऊंचाई पे। डैम नहीं होता, डैम के जैसा होता है, ठीक है, पानी को रोकने का काम करता है बाढ़ के केस में। वाटर स्टोरेज, वाटर को स्टोर कैसे किया जाए, जैसे आपने सुना होगा राजस्थान के इलाकों में जहां पर सूखा पड़ता है बहुत ज्यादा, वहां पर जब भी बारिश आती है उसका पानी स्टोर कर लिया जाता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। रेन वाटर को संरक्षित कर लिया जाता है। और वाटर पावर, और आपको पता है हाइड्रो पावर बनाई जाती है, मतलब पानी से बिजली बनाई जाती है, ठीक है। तो पानी से संबंधित ये जितनी भी बातें हैं वो सब किसमें आती हैं? स्टेट लिस्ट में। इसका मतलब स्टेट की गवर्नमेंट को अधिकार है इस पर कानून बनाने का। क्लियर हो गया मेरे दोस्त? आगे बढ़ते हैं। यूनियन लिस्ट में भी क्या ये कोई ऐसी पावर इंक्लूडेड है इससे रिलेटेड? बिल्कुल है। एंट्री नंबर 56 जो है यूनियन लिस्ट की, यूनियन लिस्ट मतलब जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, ठीक है, कानून बनाने की। इनको क्या पावर मिली हुई है? इनको ये पावर मिली हुई है कि ये रेगुलेट करेंगे, मतलब कंट्रोल करेंगे कि और डेवलप करेंगे किसको? इंटर स्टेट। अब दोस्तों मेरे को एक बात बताइए, एक नदी जो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको नहीं लगता कि वहां पर एक स्टेट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए? वहां पर सेंटर का रोल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्टेट तक अब सीमित नहीं रही, बात एक से ज्यादा स्टेट तक सीमित है। क्लियर? इसलिए वहां पर सेंटर का रोल आता है। तो दोस्तों याद रखना, इंटर स्टेट रिवर्स का रेगुलेशन और डेवलपमेंट किसके हाथ में होता है? सेंटर के हाथ में होता है। एंड रिवर वैलीज, और उनसे जो रिवर्स के आसपास जो घाटियां बनी होती हैं, है ना, टू द एक्सटेंट डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट टू बी एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो पार्लियामेंट जिस हद तक पब्लिक इंटरेस्ट में चाहेगी कि गवर्नमेंट हस्तक्षेप करे, वहां तक यूनियन लिस्ट में पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दायरे तक कंट्रोल करेगी ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी पब्लिक इंटरेस्ट में। समझे भाई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्या हमारे संविधान का सर कोई आर्टिकल भी रिलेटेड है? बिल्कुल है। आर्टिकल नंबर 262 दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्लियर? आर्टिकल नंबर 262 जो है ये एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन मतलब फैसले की बात हो रही है, यहां पर न्याय देने की बात हो रही है। तो यदि कोई विवाद खड़ा होता है या कोई कंप्लेन आता है, किससे रिलेटेड? 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में जो नदियां बहती है उसके पानी से रिलेटेड, तो यहां पर फैसला किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है? आर्टिकल 262। इसका मतलब जो फैसला सुनाने की प्रक्रिया है वो संवैधानिक है। समझे भाई? संविधान में मेंशन्ड है आर्टिकल 262 में कि यहां न्याय दिया जाएगा। समझे भाई? फैसला दिया जा सकता है कोई भी डिस्प्यूट या कोई कंप्लेन हो उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड दैट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ। देखो भाई, पार्लियामेंट कानून के माध्यम से यह बात तय करेगी कि ना तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है और ना ही किसी और कोर्ट को अधिकार है इस केस में इंटर स्टेट रिवर के मामले में डिस्प्यूट सुलझाने का। इसका मतलब देखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भारत का हर फैसला सुलझता है, ठीक है,
वहां पर हर चीज का न्याय दिया जाता है। लेकिन इस चीज से रिलेटेड यदि विवाद होगा, इंटर स्टेट रिवर विवाद होगा, तो इस केस में पार्लियामेंट कानून द्वारा यह सुनिश्चित करेगी कि इसके विवाद का निवारण ना तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, ना ही किसी और कोर्ट में होगा। जब सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं होगा तो किसी और कोर्ट की तो कोई बात ही नहीं है। इसका निवारण करने के लिए स्पेशल मैनेजमेंट अथॉरिटीज का गठन किया जाता है। वो मैनेजमेंट अथॉरिटीज फैसला लेती हैं इन विवादों का, ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक स्पेशल अपीलेट बॉडी बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए 2 लॉ हैं जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं रिवर वाटर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। पहला है रिवर बोर्ड एक्ट ऑफ 1956। दोस्तों, रिवर बोर्ड्स एक्ट ऑफ 1956 ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना दूसरा वाला है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन हमें दोनों डिस्कस करने होंगे, राइट। तो देखिए, पहला कानून पार्लियामेंट ने क्या बनाया है, कौन सी ऐसी बॉडी है जो इन विवादों को सुलझाएगी। तो 2 बॉडीज बनाई हैं 2 एक्ट के थ्रू। रिवर बोर्ड्स एक्ट, आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें यह बोला है कि रिवर बोर्ड का गठन किया जाएगा इस लॉ के तहत। ठीक है, किस चीज के लिए, वही डेवलपमेंट के लिए और रेगुलेशन के लिए। किन चीजों की, इंटर स्टेट रिवर्स की। ठीक है, नेक्स्ट, रिवर बोर्ड कौन स्थापित करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिवर बोर्ड स्थापित ऑब्वियस बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, क्लियर है। और किसके रिक्वेस्ट पर, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से करेगी, नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर रिवर बोर्ड का गठन स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे करेगी। आप सोचो, स्टेट गवर्नमेंट को यदि लगता है कि मुझे अपने हिस्से का प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगी कि प्लीज एक रिवर बोर्ड का गठन कीजिए जो हमारी पानी की प्रॉब्लम को आपस में सुलझाए। क्लियर है। नेक्स्ट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। तो दोनों पावर्स किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, याद रखें। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो एक ट्रिब्यूनल, कल की क्लास में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल एक कोर्ट की तरह होता है, छोटे कोर्ट की तरह। ठीक है, लेकिन क्या ये पूर्ण रूप से कोर्ट होता है, नहीं, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है। मतलब इसका कुछ काम कोर्ट का होता है और कुछ काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ठीक है, तो एक ट्रिब्यूनल का गठन करे ताकि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स को सुलझाया जा सके। क्लियर। और याद रहे, जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा ना, वो फाइनल और बाइंडिंग होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टेटमेंट आ जाएगी आपके एग्जाम में कि इनका डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है। तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जुडिशियल रिव्यू के लिए भी तो भेजा जा सकता है, इस पर कोई आगे हम सुप्रीम कोर्ट में भी तो इसको अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी तो अपील कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, इसमें कोई अपील नहीं होती, समझे। इसका जो डिसीजन होता है ये फाइनल होता है और आपको मानना ही पड़ेगा, समझे। चलिए भाई, नेक्स्ट, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स। जो वाटर डिस्प्यूट के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, अभी जो मैंने बताया ना, ये छोटे बच्चे जो कोर्ट होते हैं जिसकी स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इनके चेयरमैन और मेंबर्स वो कौन नॉमिनेट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। मतलब इसके जो चेयरमैन होंगे, इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे, वो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो करते हैं नियुक्त। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल 2019। अच्छा, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, फिलहाल के लिए क्या हुआ है, जो कावेरी नदी का डिस्प्यूट है, मेनली कर्नाटका और तमिलनाडु, वैसे तो केरला और पुदुचेरी भी इसमें आते हैं, डिस्प्यूट 4 लोगों के बीच में है। लेकिन फिलहाल एक बहुत ही ज्यादा हॉट न्यूज है, वो ये कि जो कर्नाटका है ना, वो एकदम एंड पे, मतलब तमिलनाडु में जस्ट कावेरी नदी जब एंटर होती है उससे पहले इस पर एक डैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये डैम बनाने की कोशिश आज से नहीं चल रही है, ये डैम बनाने की कोशिश सन 2005 से चल रही है। ठीक है, अब ये डैम फाइनलाइज हो चुका है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी पास कर दिया है और जो आपका रिवर वाटर बोर्ड है ना, उसने भी मंजूरी दे दी है। लेकिन तमिलनाडु की सरकार इस पे बिल्कुल भी हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है। तमिलनाडु की सरकार का यह कहना है कि जब तक हम राजी ना हो जाएं, आप डैम बनाकर पानी रोक नहीं सकते। हालांकि कर्नाटका की सरकार तमिलनाडु सरकार को यह एश्योरेंस दे रही है कि आपको जितना पानी मिलता था उतना पानी अभी भी मिलेगा, लेकिन तमिलनाडु की सरकार को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ठीक है, वो कहती है कि हमारी सहमति के बिना आप ये डैम नहीं बना सकते, क्योंकि इससे हमारा पानी रुक जाएगा, हमारे पानी के स्तर में कमी आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों। तो ये याद रखना, ये विवाद बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो इसको हम फिर से कवर करेंगे जब हम मई में विजन ISPT 365 का वर्जन 2 कवर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल, इस बिल में अमेंडमेंट किया गया सन 2019 में। इसको लोकसभा से पास करा दिया गया है
और इसमें क्या कहा गया है, इस बिल में क्या प्रावधान है, इसमें यह बोला है कि ये रिप्लेस करेंगे डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को। ठीक है, क्या किससे रिप्लेस करेंगे भाई, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो अभी फिलहाल के लिए अभी तक चल रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से। ठीक है, और एक सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी। मतलब अभी तो ट्रिब्यूनल कैसे थे, जरूरत पड़ती थी तो बना देते थे सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अब एक परमानेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना कर दी जाएगी ऐसे किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। क्लियर है मेरे दोस्तों, याद रखना। तो 2019 से पहले अभी भी ये एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये इस बिल में जस्ट अमेंडमेंट किया गया है। 2019 में जो बिल आया था उसमें अमेंडमेंट की गई है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो भी अभी तक मैकेनिज्म चला आ रहा है उसमें चेंज करके क्या बना देंगे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, और एक परमानेंट ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। जो ट्रिब्यूनल पहले एक जरूरत के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी, अब वो जरूरत नहीं, एक परमानेंट हमेशा के लिए कर दिया जाएगा स्थापित, ऐसे किसी भी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए इंडिया के अंदर ये भी देखना एक सरसरी निगाह जरूरी है कि कहां कहां पर डिस्प्यूट चल रहा है स्टेट्स के बीच में। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन से इसमें से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों देखो, रावी, ब्यास और सतलज, ये जो 3 नदियां बहती हैं दोस्तों, आपके लिए रिवर वाटर डिस्प्यूट में स्टेट का नाम याद रखना बेहद आसान हो जाएगा यदि आपको रिवर्स प्रॉपर पता है तो प्लीज थोड़ा ध्यान से इस मैप को देखिए और रिवर्स कम से कम स्टेट देख लीजिए ध्यान से कि किस किस स्टेट से होकर गुजर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है इंडस नदी जो है वो इंडस नदी का जो पूरा चैनल है उसमें कितनी नदियां सहायक हैं, इंडस में 5। कितनी नदियां सहायक है, 5। और इसमें जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है इंडस की, वो कौन सी है, सतलज। कौन सी है, सतलज। और आपको पता है चेनाब, रावी, ब्यास, ये तीनों की तीनों किसमें आके मिलती हैं, सतलज में आके मिलती हैं। किसमें मिलती हैं, सतलज में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखिए क्या है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों में विवाद है इन तीनों नदियों के पानी को लेकर। क्लियर, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर हरियाणा में तो हमें दिखता ही नहीं, ना रावी दिखती है, ना ब्यास, ना सतलज। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मान लीजिए एक मेन नदी है, ये नदी किसी राज्य से गुजर रही है, सपोज करो ये नदी गुजर रही है फॉर एग्जांपल यूपी से गुजर रही है, लेकिन मान लो इसमें एक दूसरी नदी आके मिलती है, इसमें एक दूसरी नदी आके मिल रही है, छोटी सी नदी कोई है, सपोज करो ये नदी आके इसमें मिल रही है, इस तरीके से एक दूसरी नदी मिल रही है, तो ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर है। ठीक है, और ये क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। तो मेरे को एक बात बताओ, भले ही ये मेन नदी है लेकिन इसकी ट्रिब्यूटरी ये क्या बना रहे हैं, बेसिन बना रहे हैं, मतलब आसपास का जो इनका क्षेत्र है ना वो इनके पानी के उसमें आ रहा है, क्षेत्र में आ रहा है। तो क्या होगा, ये जितना भी क्षेत्र है ना वो इस मेन नदी का ही क्षेत्र माना जाता है मेरे दोस्तों, इसे बोलते हैं रिवर बेसिन। क्या बोलते हैं, रिवर बेसिन। तो याद रखना, जो रिवर का बेसिन होता है ना, जो क्षेत्र होता है ना, जो उस पानी से हेल्प ले रहा होता है, जो उस पानी से, उस रिवर का पानी जहां यूज हो रहा है, वो जो पर्टिकुलर क्षेत्र होता है वो ना सिर्फ मेन नदी का होता है बल्कि मेन नदी में जुड़ने वाली ट्रिब्यूटरी के क्षेत्र को भी कंबाइन कर लिया जाता है। इसीलिए हरियाणा भी इसकी जद में आ जाता है। ठीक है, तो हरियाणा में भी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना उनके पानी को लेकर विवाद है, समझे भाई, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर राजस्थान में क्यों, क्योंकि दोस्तों जहां पर ब्यास नदी सतलज में मिलती है ना, ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये आ रही है ब्यास नदी, ये आ रही है ब्यास नदी यहां से, और ये है सतलज नदी जो पीछे से आ रही है। ध्यान से देखो, ये सतलज नदी जो पीछे से आ रही है, यहां मिल रहे हैं दोनों, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं दोनों। जिस पॉइंट पे दोनों मिलते हैं वो कौन सी जगह है, हरिके। यहां पर जो हरिके वेटलैंड है उसको रामसर साइट में भी शामिल किया गया है हाल ही में, याद रखना। जो हरिके वेटलैंड है उसको रामसर साइट में भी शामिल किया गया, पंजाब में मिलती है। तो ब्यास नदी पंजाब में सतलज में मिलती है, कहां, हरिके में। और हरिके में क्या वेटलैंड है जहां पर विदेशी पक्षियां आती हैं, और यह बहुत ही बड़ा वेटलैंड है। यहां से एक कैनाल है जो इसमें पानी देता है, किसमें, राजस्थान में। उस कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। क्या नाम है उसका, इंदिरा गांधी कैनाल। तो दोस्तों आप एक बात समझ सकते हो, भले ही ये नदियां राजस्थान में नहीं बहती, भले ही ये नदियां हरियाणा में नहीं बहती, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन नदियों से जुड़ा हुआ पानी हरियाणा और राजस्थान में आता है। इसीलिए ये विवाद हरियाणा और राजस्थान में भी चला जाता है। क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नर्मदा का विवाद। अब देखो, जो नर्मदा है वो एमपी
मध्य प्रदेश का एकदम कुछ हिस्सा ऊपर का नॉर्थ वाला ये वाला हिस्सा, और फिर फाइनली गुजरात से होते हुए ये कहां चले जाते हैं, अरब सागर में गिर जाते हैं, अरेबियन सी में। तो कौन कौन सी स्टेट आ गई? अब फिर से वही बात हो गई, सर ये राजस्थान से तो होके गुजरती ही नहीं, तो राजस्थान में विवाद क्यों है? वही दोस्तों, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना नर्मदा की, वो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी पानी सप्लाई होता है उस ट्रिब्यूटरी से। तो ट्रिब्यूटरी किस मेन नदी से जुड़ी हुई है? नर्मदा से। तो भैया उसकी ट्रिब्यूटरी भी जहां तक फैली होगी ना, उन स्टेट्स में भी विवाद होगा, क्योंकि यदि नर्मदा का पानी कम हुआ तो ट्रिब्यूटरी पे भी उसका असर पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से, तो देखो हमारे लिए जो मेन विवाद है, एक है कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी कहां से आती है? देखो कर्नाटका, उसके बाद कहां से गुजरती है ये? कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और देखो महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा है, क्यों? क्योंकि कृष्णा नदी शुरू होती है महाराष्ट्र के निचले हिस्से से, ठीक है, महाराष्ट्र के जो एकदम निचला हिस्सा है यहां से शुरू होती है। इसे क्या बोलते हैं? कौन सी जगह है ये जगह कौन सी जगह है? कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं ये कौन सी जगह है। और मुझे उस हिल का, चलो ब्रह्मगिरी रेंजेस मैं बता देता हूं, ब्रह्मगिरी शुरू, लेकिन ये जगह का नाम बता दो आप मुझे, कौन सी रेंज है। नेक्स्ट पेरियार नदी का विवाद उतना प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन कावेरी नदी का विवाद जरूर याद रखना दोस्तों। चार के बीच में है। इसमें 3 स्टेट्स आती हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, और एक यूनियन टेरिटरी है जिसे हम पुदुचेरी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद गोदावरी, इसका विवाद आराम से याद रख सकते हैं आप, क्योंकि गोदावरी तो बहुत सारी स्टेट से होकर गुजर रही है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वंशधारा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो साउथ की नदियां हैं मेन, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। और दोस्तों हो सके तो घर पे जाके एक बार दोबारा से इन नदियों के ट्रिब्यूटरीज भी देखिए, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज जहां तक फैली होंगी ना, उन स्टेट में विवाद होगा। तो इनकी ट्रिब्यूटरीज भी एग्जाम में आने की संभावना है ज्योग्राफी के लिहाज से, है ना। पूछ लेंगे आपको वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा नदी, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अभी तक तो हमने इंडिया का इस पे स्टांस देखा, क्या सर कोई इंटरनेशनल लॉज भी हैं जो वाटर डिस्प्यूट्स को सुलझाती हैं? इनके लिहाज से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या इंटरनेशनल लेवल पे? बिल्कुल हैं। इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आइए वो देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन क्या है। सबसे पहला डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेरियन स्टेट्स। दोस्तों रिपेरियन क्या होता है? देखो रिपेरियन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो स्टेट्स जो या तो उस नदी का पानी डायरेक्टली या फिर उस नदी की कोई सहायक नदी का पानी यूज कर रहे हो, ऐसी सारी स्टेट्स को क्या बोलते हैं? रिपेरियन स्टेट्स, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपेरियन राइट्स बोला जा रहा है, ठीक है। ओके देखो इसमें क्या है, इट एम्फसाइजेस द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वल राइट्स टू द यूज ऑफ वाटर बाय ऑल द ओनर्स ऑफ लैंड। मतलब पानी का बराबर बंटवारा होना चाहिए उन सभी राज्यों में जो उस नदी या उसकी सहायक नदी का पानी यूज करते हैं, बराबर बंटवारा होना चाहिए। क्लियर है भाई? और ये ध्यान रहे कि देयर इज नो इंटरफेरेंस विद द राइट्स ऑफ अदर रिपेरियन ओनर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डैम बना लिया, सारा पानी आप स्टोर कर ले रहे हो और आगे जो नदी जहां बह रही थी दूसरे राज्य में, वहां पर उनको पानी ही नहीं मिला। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और हार्मन डॉक्ट्रिन। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्मन डॉक्ट्रिन। ये जो ज्योग्राफी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते होंगे और जो इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ते होंगे उनको भी ये डॉक्ट्रिन के बारे में पता होगा। क्या होता है इसमें? देखो ए रिपेरियन स्टेट, मैंने आपको बोला ना रिपेरियन स्टेट कौन होता है? जो ऐसे स्टेट्स जिनको उसका पानी मिलता है या फिर वो नदी आगे जहां बहती है ना, आगे जिस स्टेट में जाती है उनको बोलते हैं रिपेरियन स्टेट्स, ठीक है। कैन डू व्हाट इट प्लीजेस विद इट्स वाटर विदाउट रिगार्ड टू इट्स इफेक्ट ऑन द कोर रिपेरियन स्टेट्स। मतलब एक ऐसी स्टेट जो मनमानी करे, इस पानी को अपने यहां स्टोर करके रख ले, डैम वगैरह बना के, बहुत सारे डैम बना ले अलग अलग दूरी पे और अपने अंदर स्टोर करके रख ले, बिना इसकी चिंता किए कि आगे जिस स्टेट में नदी जा रही है उस पर क्या गुजरेगी। तो इसको बोलते हैं हार्मन डॉक्ट्रिन, स्वार्थी हो जाना। क्लियर है भाई? तो अपनी मनमानी करना, अपने पसंद से काम करना, इसी को बोलते हैं हार्मन डॉक्ट्रिन, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ प्रायर एप्रोप्रिएशन। प्रायर एप्रोप्रिएशन, तो देखो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एप्रोप्रिएटली बांटना, किसी चीज को सही तरीके से बांटना। प्रायर मतलब पहले, तो नाम से ही कुछ आइडिया लग रहा होगा। इट स्टेट दैट फर्स्ट यूजर हु पुट्स वाटर टू द बेनिफिशियल यूज establishes a prior right and the subsequent users can only appropriate what is left by the first user। इसका मतलब क्या है कि जो पहला यूजर है यदि वो पानी का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है और वो बोलता है कि ये तो मेरा अधिकार है, मैं तो पानी सही के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो इससे क्या होगा
कि पानी की मात्रा बहुत कम बच जाएगी अगले यूजर के लिए, ठीक है, और अगला यूजर जो है वो फिर आप पे जाके क्या कर सकता है, केस कर सकता है, ठीक है। तो ये सांत्वना देना अपने दूसरे स्टेट्स को कि भैया हमारे यहाँ तो पानी अच्छे के लिए यूज हो रहा है, हमारे यहाँ पानी का ज्यादा यूज है, ये कहीं से भी आपके पानी पे हक को नहीं जताता। क्लियर, ये बात याद रखना। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है ये थ्योरी ऑफ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट? तो देखिए इसमें क्या है, इट आर्ग्यूज, देखो जिसने भी ज्योग्राफी पहले नहीं पढ़ी उसको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन 1 से 2 बार वीडियो को आप दोबारा देखें, दोबारा सुनने की कोशिश करें, ठीक है, नॉर्मल स्पीड पे सुने तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, इसमें क्या है, इट आर्ग्यूज दैट अ रिवर पासिंग थ्रू सेवरल स्टेट्स इज वन यूनिट। मतलब अलग अलग स्टेट से जो नदियां गुजर रही है ना, उनके अलग अलग हिस्से की तरह मत समझो, उसे एक समझो, उस नदी को एक की तरह ट्रीट करो। क्लियर, और कोशिश करो कि उसकी पानी का यूज ज्यादा से ज्यादा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आपस में लड़ते रह गए और नदी बहकर समुद्र में खारे पानी में जाके मिल गई, क्योंकि नदी का पानी मीठा होता है तो उसका प्रॉपर यूज करना सीखिए। क्लियर है भाई? तो नदी के पानी को खारे पानी में जाकर मिक्स होने मत दीजिए अपने विवाद के चक्कर में, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, ठीक है। नदी के टुकड़े मत कीजिए, नदी बाउंड्रीज को नहीं मानती। क्लियर है? नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल अपॉइंटमेंट, इट स्टेट्स दैट, देखो इसमें क्या होता है कि इक्वालिटी के आधार पर, मतलब सबका पानी पर बराबर हक है, इस आधार पे नदी का पानी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। दोस्तों आपको लगता है कि इक्वालिटी के हिसाब से पानी बंटना चाहिए? इक्वालिटी में आप यहाँ ये मत कंफ्यूज हो जाना कि मान लो कर्नाटका में भी कावेरी बह रही है और तमिलनाडु में भी, तो सर 50% इसको भी पानी दे दो और 50% इसको भी। नहीं दोस्तों, इक्विटेबल का मतलब ये नहीं होता। इक्विटेबल का मतलब होता है कि कर्नाटका में नदी कितनी लंबी है, कर्नाटका में नदी का कितना पानी है, कर्नाटका के कितने क्षेत्र तक इसका पानी यूज हो रहा है, और तमिलनाडु में ऐसा क्या हो रहा है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से बेनिफिट कितना हो रहा है उस स्टेट को, कितना एरिया नदी कवर करती है उस स्टेट में, उस हिसाब से पानी बंटना चाहिए। यदि कर्नाटका में ज्यादा जमीन की सिंचाई होती है इस पानी से, तो फिर उसको बराबर परसेंटेज कैसे मिल सकता है पानी का, उसको परसेंटेज ज्यादा मिलना चाहिए। और तमिलनाडु में यदि यूज कम होता है इस पानी का, तो फिर तमिलनाडु को कम मात्रा मिलनी चाहिए पानी की। क्लियर हो रही है? मैं तो इसको बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो समाज के सोशियो और इकोनॉमिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए पानी का सही यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस डॉक्ट्रिन हैज वाइडली बी यूज्ड इन इंडिया। मैंने आपको बताया ना, ज्यादातर जो हमारी कमीशन होती है ना, जैसे इंडस वाटर कमीशन है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, या नर्मदा वाटर डिस्प्यूट, ये यही अपनाती है फंडा। इसमें सबको बराबर परसेंटेज में पानी नहीं बांटा जाता, उनकी जनसंख्या, उनका कितना क्षेत्र, उनके कितने किसान, उनकी कितनी खेतें, ठीक है, कितने एरिया में नदी फैली हुई है, उस हिसाब से पानी का लाभ दिया जाता है अलग अलग स्टेट्स को। नेक्स्ट, तो याद रखना डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटेबल अपॉइंटमेंट, ये हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर्स। इक्विटेबल, फिर से वही बात आ गई, इक्विटेबल तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए इंटर स्टेट। मतलब क्या है इसका कि सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, किसका, वाटर का। ये कहां से आया? हेलसिंकी। हेलसिंकी क्या है? हेलसिंकी कैपिटल है दोस्तों किसकी? फिनलैंड की। हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है, और फिनलैंड को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ लेक्स। लैंड ऑफ लेक्स दोस्तों, सबसे ज्यादा आप एरिया के, देश के एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा झील यदि किसी देश में है तो फिनलैंड में है। देश के एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा झील फिनलैंड, इसलिए झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। और फिनलैंड अक्सर टॉप करता है बहुत सारे वर्ल्ड के अलग जो इंडेक्स आती हैं, अलग अलग जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें। तो हेलसिंकी में, इनकी राजधानी में 1996 में इस प्रिंसिपल के आधार पर कुछ रूल्स फ्रेम किए गए थे कि किस तरीके से पानी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो याद रहे यहां डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही मेरे दोस्त, इक्विटेबल यूटिलाइजेशन, पानी को यूज करने की बात हो रही है। तो हमने जो पहले पढ़ा था वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बातें थी, लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो इक्विटेबल यूटिलाइजेशन है। तो याद रहे हेलसिंकी रूल्स इक्विटेबल यूटिलाइजेशन से डील करते हैं, ना कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से। ये आपको स्टेटमेंट कंफ्यूज कर सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, कैंपियन रूल्स। कैंपियन रूल्स, कैंपियन रूल्स क्या होते हैं? तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि इसमें एक एक्विफर बनाया जाएगा। आपको पता है दोस्तों एक्विफर क्या होता है? देखो अंडर वाटर, एक अंडरग्राउंड में पानी का ना एक टंकी टाइप बना दिया जाता है, ठीक है, उसमें पानी स्टोर किया जाता है, ठीक है।
while determining reasonable equitable share। तो अंडरग्राउंड वाटर या फिर फॉसिल वाटर, फॉसिल आपको पता है जमीन के नीचे मिलते हैं, है ना। करोड़ों साल पहले जो जानवर, जो पेड़ पौधे टूट के गिर गए थे, मर गए थे, वो धरती के टेम्परेचर के साथ, धरती के प्रेशर के साथ धीरे धीरे समय के साथ धरती में बहुत ज्यादा अंदर चले गए, और जब उन पे प्रेशर बहुत हाई हुआ, टेम्परेचर बहुत हाई हुआ, तो कोयले में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल में कन्वर्ट हो गए। इसीलिए फॉसिल वाटर का मतलब है अंडरग्राउंड वाटर। क्लियर है? तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर अंडरग्राउंड वाटर का यूज करके यहां पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की गई है। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट, बर्लिन रूल्स 2004। अभी हमने हेलसिंकी रूल्स देखे थे 1996 जो बात करता था इक्विटेबल यूटिलाइजेशन की। अब बात हम किसकी कर रहे हैं? बर्लिन रूल्स। बर्लिन क्या है? बर्लिन मेरे दोस्त क्या है? बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? जर्मनी की। क्लियर? तो याद रखना जर्मनी की कैपिटल है। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन। इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन ने जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में सन 2004 में बर्लिन रूल्स को अडॉप्ट किया था। इसमें इन्होंने क्या बोला था कि जो बेसिन स्टेट्स हैं, बेसिन स्टेट मतलब जो रिवर बेसिन जिन जिन स्टेट्स में फैला होगा, है ना, उन स्टेट्स को मैनेज करना है वाटर को इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिन having due regard for the obligation not to cause significant harm to other basin states। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि कोई जो बेसिन के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें हर बेसिन स्टेट को अपने पानी को इंटरनेशनल ड्रेनेज बेसिन के रूल्स के हिसाब से मैनेज करना होगा, और ये उनका दायित्व है, ये उनका कर्तव्य है। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, जिस तरीके से इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट था, इसी तरीके से अब इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, रिवर डिस्प्यूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल बॉर्डर डिस्प्यूट है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो आपका मिजोरम जो है और आसाम जो है, इसमें बहुत ज्यादा विवाद हो गया। ठीक है, मिजोरम और आसाम में बहुत ज्यादा विवाद हुआ, मारकाट भी हुई, कई लोगों की जान भी गई है, कई पुलिस वाले भी मारे गए हैं इस बॉर्डर पे। ठीक है, और ये मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, क्योंकि वहां ये तय नहीं कर पा रहे कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मिजोरम में आएंगे या आसाम में आएंगे। क्लियर? तो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं अच्छे खासे, तो इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये अक्सर कम देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाला न्यूज में, जबकि रिवर डिस्प्यूट्स अक्सर न्यूज में रहते हैं, तो उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं आने के। ठीक है, अब देखिए रिसेंटली असम और मेघालय गवर्नमेंट जो है उन्होंने अग्री किया है टू सेटल द लॉन्ग पेंडिंग इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन 6 एरियाज। 6 एरियाज में मेघालय और असम के बीच में डिस्प्यूट था, लेकिन अब इन्होंने आपसी सहमति से इनको सेटल करने की बात की है। लेकिन अभी भी असम के साउथ में और मिजोरम के नॉर्थ में अभी भी 3 डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर विवाद है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ गांव हैं जहां लेकर टसल अभी भी जारी है, लेकिन असम और मेघालय ने एग्री किया है कि सेटल करेंगे हम डिस्प्यूट्स जो 6 एरियाज में चल रहे हैं। याद रखना। नेक्स्ट न्यूज में देखिए क्या है, मेघालय को असम से निकाला गया था। देखो शुरुआत में क्या हुआ था ना, एकदम शुरू की बात बता रहा हूं। सबसे शुरू में हमारे पास जो नॉर्थ ईस्ट था ना, उसमें आसाम बहुत बड़ा था आसाम। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि आसाम के अलावा और कौन सा स्टेट था नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अलग था, मतलब आसाम में वो कभी भी नहीं मिला, वो शुरुआत से ही जब से भारत आजाद हुआ उसको अलग ही दर्जा मिला था। कौन सा स्टेट था वो? आसाम में से कुछ स्टेट बाद में निकाले गए काट के, लेकिन आसाम शुरुआत से, एक स्टेट आसाम से अलग था शुरुआत से जब से भारत आजाद हुआ। कौन सा स्टेट था वो? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और मेघालय को अलग कर दिया गया आसाम से और उसको फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा मिला सन 1972 में। दोस्तों आपको पता होगा अभी 50वीं सालगिरह मनाई गई है मेघालय में, त्रिपुरा में, इनमें 50वीं सालगिरह मनाई गई है अभी इसी साल सन 2022 में। दोस्तों ये इसलिए भी मेघालय इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। With over 884 kilometer of border, there are 12 points of dispute between the two states. इन दोनों स्टेट्स में 12 जगहों पे डिस्प्यूट है, जहां पर लांगपी, बोको, है ना, कामरूप जिला है। आपको पता है कामरूप हमारे जो इंडिया में जो हिंदू कल्चर है, जो हिंदू रिलीजन है, उसमें कामरूप का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कामरूप में ही अर्जुन जो थे, अर्जुन महाभारत के जो अर्जुन थे, उनकी यहां पर एक पत्नी थी। आपको पता है उनका नाम क्या था? कामरूप की महारानी कौन थी? यस, चित्रांगदा।
कौन थी? चित्रांगदा। और उन्हीं से विवाह हुआ था, ठीक है, उन्हीं से विवाह हुआ था किसका? अर्जुन का। तो कामरूप की इंपॉर्टेंस है। तो देखो भाई दोस्तों, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, लेकिन क्या ये वही वाला कामरूप है? नहीं, वो मणिपुर का था। कौन सा था वो दोस्तों? वो मणिपुर के कामरूप की बात हुई थी। क्लियर? देखिए अब कामरूप मेट्रोपॉलिटन एंड हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट्स, और कामरूप से रिलेटेड एक और हमारे पास जो हमारे जो पुराण है उनमें एक बात और कही गई है, जो आपको याद होगा कि हिरण्यकशिपु था, उनके बेटे थे प्रहलाद, और उनकी बहन थी एक सॉरी मैं शूर्पणखा बोल रहा था, होलिका। उनकी बहन थी, हिरण्यकशिपु की सिस्टर कौन थी? होलिका थी। तो होलिका के जो हस्बैंड थे ना, वो कामरूप नरेश थे। कौन थे? कामरूप नरेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कामरूप मेट्रोपॉलिटन और हैलाकांडी के डिस्ट्रिक्ट्स में विवाद था। अच्छा, दीज डिस्प्यूट्स स्टेम्ड फ्रॉम मेघालय गवर्नमेंट रिफ्यूजल। देखो ये डिस्प्यूट कब पैदा हुए? जब मेघालय गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया था असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट ऑफ 1969। देखो भाई 1972 में मेघालय को अलग राज्य का दर्जा मिल गया, बहुत सही, ठीक है। लेकिन मेघालय गवर्नमेंट ने जब रिफ्यूज कर दिया था ये वाला प्रपोजल एक्सेप्ट करने से, कौन सा? असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट ऑफ 1969। तो मेघालय को इसमें प्रॉब्लम्स थी, वहीं से डिस्प्यूट चालू हो गया था, ठीक है। जो रिसेंट में अभी डिसीजन आया है इसमें यह बोला गया है कि ये एक स्पेशल कमेटी का गठन करेंगे जो दोनों स्टेट्स के बीच में इन विवादों को सुलझाएगा। नेक्स्ट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड इट्स इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स। अब देखो भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं उनमें किस तरीके से डिस्प्यूट्स आते हैं वो देखते हैं हम। देखो आपको पता है कि भारत जो है वो बहुत ही पुराना और बहुत ही महान सिविलाइजेशन है विश्व का, ठीक है। तो जो प्रेजेंट डे यूनियन है ना उसको 550 प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश टेरिटरीज से मिलकर बनाया गया है। दोस्तों आपको पता है जब भारत आजाद होने वाला था उस समय पर कितनी रियासतें थी? 565। इनको 3 ऑप्शन थे, या तो ये इंडिपेंडेंट रहें, या तो ये इंडिया में मिल जाएं, या फिर ये पाकिस्तान में मिल जाएं। तो दोस्तों क्या हुआ, इसमें से 562 ने फैसला कर लिया कि हम पाकिस्तान में कुल मिला के गई थी आपकी करीब 15 रियासतें, और इंडिया में आ गई थी करीब 547 रियासतें, और इसमें से 3 थी ना वो आने को तैयार नहीं थी। कौन कौन सी थी? एक तो जूनागढ़, दूसरा आपका हैदराबाद, और तीसरा जम्मू कश्मीर, ठीक है। हालांकि ये तीनों बाद में ये तीनों भारत का ही हिस्सा बन गए, तो भारत में 550 रियासतें हो गई। तो देखिए 550 प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश टेरिटरीज, ठीक है, जब भारत आजाद हुआ, ठीक है। अब देखो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, बहुत फेमस कमीशन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कब फॉर्म हुई थी? 1953 में। इन्होंने क्या किया, इंडियन टेरिटरीज को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से किसी और एग्जाम में भी आता है, पूछा गया है, बार बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाता रहेगा क्योंकि हमारे इतिहास का एक हिस्सा है, और ना सिर्फ ये हिस्ट्री है जबकि पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ठीक है। तो याद रखना जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में स्टार्टिंग में बांटा। किस आधार पर? लिंग्विस्टिक आधार पर, मेन तो लिंग्विस्टिक ही था। और पहला स्टेट कौन सा था जो लिंग्विस्टिक आधार पर बन के सामने आया? वो था आंध्र प्रदेश। पोट्टीमल्ली श्री राजू तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, मतलब उन्होंने अपने आप को बिना भूखे प्यासे रहकर उन्होंने अंत में अपना देह त्याग दिया। पोट्टीमल्ली श्री राजू थे, ठीक है, और उन्होंने उनके ही कहने पर आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषिक प्रदेश के नाम पर पहला स्टेट था जो लैंग्वेज के नाम पे कार्व आउट किया गया था। 1956 में किया गया था ये, ठीक है, याद रखना, जब जो आपकी फजल अली कमीशन थी उसने फैसला दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, भारत में इस समय क्या स्थिति है? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। सबसे रीसेंट राज्य कौन सा है भारत में? सबसे रीसेंट राज्य भारत में तेलंगाना, 2014 जून में इसको अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको रिवर डिस्प्यूट्स बताया उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, अलग अलग बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, अलग अलग बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, और ये जो है जिसमें स्ट्रेट लाइन है वो एक्टिव है, मतलब अभी भी ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रही हैं, और जिनमें ये हॉरिजॉन्टल एरो है ब्लैक कलर का उनमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स शांत हो चुकी हैं। तो आपको सिर्फ एक्टिव वाली ही पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा और एक्टिव बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे एक बार कम से कम सरसरी निगाह जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हम आगे की न्यूज फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। एंड यदि आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।